साल 2025। हर बार नए साल की शुरुआत में एक बड़ी संख्या में लोग होते हैं जो कुछ न कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं, प्रण लेते हैं कि इस नए साल में कुछ ऐसा करने वाला हूँ, कुछ वैसा करने वाला हूँ। कुछ लोग ये प्रण लेते हैं कि अब नए साल में रोज़ाना सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, उनमें से मैं भी एक हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि खूब मेहनत करनी है, खूब कमाई करनी है। और करीब 11 करोड़ लोग मुझे लगता है ऐसे होंगे जो सोचते होंगे नए साल में शेयर बाज़ार से ज़्यादा पैसा कमाना है। 11 करोड़ इसलिए चूँकि टोटल इन्वेस्टर्स की संख्या में पढ़ रहा था कि इतने के आसपास है। ये इनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमने इस बार थोड़ी सी गलती कर दी, काश यहाँ नहीं यहाँ पैसा लगाता तो ज़्यादा रिटर्न होता, काश अभी नहीं तभी बेचा होता तो ज़्यादा फ़ायदे में रहता, तभी नहीं अभी ख़रीदा होता तो ज़्यादा मुनाफा कमा लिया होता। तो ये उधेड़ बुन खास तौर से शेयर बाज़ार के लोगों के लिए चलती रहती है। और जो नए निवेशक जुड़ेंगे उनको भी एक रहेगा कि नया साल कैसा रहने वाला है। तो आज इस आवाज़ अड्डा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। जो लोग शेयर बाज़ार में पैसा लगा चुके हैं या लगाना चाहते हैं या फिर और ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहते हैं, तो ये शो देख करके आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि नए साल में आपका पोर्टफोलियो का क्या हाल रहने वाला है। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण राय और हमारी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं खास मेहमान CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल, कैप ग्रो कैपिटल के पार्टनर अरुण मल्होत्रा, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय जी जुड़ेंगे, इंडस्ट्री दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम साहब और SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन साहब। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शेयर बाज़ार से स्पेसिफिक सवाल आपसे पूछूं उससे पहले हर कोई एक दूसरे से पूछता है कि इस बार आपने क्या नए साल के लिए क्या रिजोल्यूशन लिया, तो मैंने ये सवाल आपसे नहीं पूछूंगा। आप लोगों से एक सवाल ज़रूर पूछूंगा जो शुरुआत में करूंगा अरुण मल्होत्रा साहब से, कि अगर बाज़ार ह्यूमन बीइंग होता तो बाज़ार को क्या नए साल में रिजोल्यूशन लेना चाहिए था? आई थिंक सबसे पहले तो सारे व्यूअर्स को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कामना करता हूं कि ये साल सबके लिए मंगलमय हो, खुशियां लाए, समृद्धि लाए और हमारी मार्केट और ऊंचाइयां चढ़ती रहे। तो बाकी मार्केट्स को भी देखिए। बहुत सारी शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं। हाँ जी। हाँ, बताइए मार्केट को क्या रिजोल्यूशन लेना चाहिए इस नए साल में? देखिए, मार्केट को एक ही रिजोल्यूशन लेना चाहिए कि ज्यादा स्पेकुलेटिव जोन में ना जाएं। सप्लाई जो पेपर है वो कम हो जाए, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो कम हो जाए और यहां से मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़े जो साइंस ऑफ वीकनेस हैं, गवर्नमेंट का जो कैपेक्स स्लो डाउन हुआ है वो थोड़ा तेज हो जाए, जिससे मल्टीप्लायर इम्पैक्ट आके पूरी इकोनॉमी में अच्छा हो जाएगा और मार्केट अच्छी चल जाएगी। ये एक रिजोल्यूशन होना चाहिए। तो मार्केट के इस रिजोल्यूशन में बाधाएं क्या है सुदीप जी? जी, मार्केट को ये भी रेजोल्यूशन शायद लेना चाहिए कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर के सपोर्ट से जो मार्केट का हालचाल था पिछले साल में 2024 में वो बरकरार रहे। एफआईआईज का मूड और मौसम के जैसा है, बदलता रहता है, पर डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के जरिए, उनके निवेश के जरिए जो मार्केट का स्ट्रेंथ 2024 में देखने को मिला है वो बरकरार रहे। ये जरूर रेजोल्यूशन मार्केट का रहना चाहिए। इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि मार्केट का स्पेकुलेटिव एक्सेस जो है वो करना चाहिए, ताकि वैल्यूएशन भी रियलिस्टिक लेवल पे रहे और एक इवन सा ग्रोथ होता रहे, ज्यादा वोलेटिलिटी ना आए। क्योंकि वोलेटिलिटी ऑफ कोर्स ट्रेडर के लिए फ्रेंड है, पर जो निवेशक है, छोटे मझोले निवेशक हैं, उनके लिए थोड़ा डरावना सा हो जाता है। तो वोलेटिलिटी अगर कम रहे, स्टेडी स्टेबल ग्रोथ रहे, वो शायद मार्केट के हित में। बिल्कुल। सुनील सुब्रमण्यम साहब के बारे में मैं देख रहा था, पढ़ रहा था कि तो नए साल आने से करीब 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से नए साल की तैयारियों में जुट गए हैं। बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे इंटरव्यू जहाँ पे बताते रहते हैं कौन सा सेक्टर आगे रहेगा, कहाँ पे ज़्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन सुनील साहब, ये जो हमारे 2 मेहमानों ने बताया कि मार्केट को नए साल में ये सारे रिजोल्यूशन लेना चाहिए, तो एक बात जो बड़ी कॉमन से दिखी कि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और DI पे जो भरोसा है वो और मजबूत हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपके हिसाब से काफ़ी है? 2-3 चीज़ मैं कहूँगा। एक, पहले मैं एक तरफ से इस मौके पर थैंक यू कहना चाहूँगा मनमोहन सिंह जी, जिनका देहांत हुआ। उन्हीं के कारण आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, उन्होंने लिबरलाइजेशन जो किक ऑफ किया था, उसी का फल आज हम भुगत रहे हैं। तो ये साल में ये सबसे हमें उनको एक धन्यवाद देना होगा श्रद्धांजलि के तौर पर, तो वो मैं करता हूँ। सेकंड चीज़ मैं कहूँगा कि
मार्केट की इस साल की चार्ट एक ईसीजी की तरह ना हो। हम सब जाके अपने कार्डियो के लिए ईसीजी लेते हैं, तो वो ईसीजी की तरह उतार चढ़ाव ना हो। वो सेम चीजें जो वॉलिटिलिटी उन्होंने कही, मैं दूसरी तरह से उसको बता रहा हूँ। बट मुझे उससे सबसे ज्यादा एक क्या सोच है ना कि ये साल है ट्रम्पोनॉमिक्स वाली साल। ऑलरेडी आपने देखा कि ट्रम्प के जो अनाउंसमेंट्स है, कार्यक्रम है, जो भी कह रहे हैं, उसके कारण बहुत बदलाव आ गया है डॉलर के रेट में, इंटरेस्ट रेट में और स्टॉक मार्केट में। तो मेरा यही एक सोच है कि जितनी जल्दी हो सके मोदी जी अमेरिका जाए, ट्रम्प से मिले और उनको आमंत्रित करे इंडिया आए, तो देखे, ताकि जो भी ट्रम्प का टैरिफ का इफेक्ट है उससे इंडिया फायदा, क्योंकि चाइना के ऊपर टैरिफ लगने वाला है। तो जितना गठबंधन और जितना अंडरस्टैंडिंग जल्दी मोदी और ट्रम्प जी के साथ होता है, उतना मार्केट और इंडियन इकोनॉमी के भविष्य के लिए और मार्केट के लिए अच्छा होगा। तो मैं खबर यही सुनना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मोदी जी ट्रम्प को जाके मिले और अपने लिए जो क्लैरिटी है कि हमारी देश से जो एक्सपोर्ट अमेरिका को हो सकती है उसमें थोड़ा बूस्ट मिले और ये मिले। ये मेरी आशा है इस साल के लिए, जो मार्केट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा इस साल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि मोदी जी के मिलने से पहले यहाँ पे विदेश मंत्री जी पहुँच भी गए हैं, जा भी रहे हैं, तो वो एक माहौल वहाँ पे बनेगा और बहुत जल्द शायद आपको ये तारीख भी देखने को मिले ये कब दोनों में मुलाकात होती है। पंकज जैन साहब, जैसा कि सुनील जी ने कहा कि एक ईसीजी रिपोर्ट की तरह नहीं होनी चाहिए मार्केट को। हालांकि जब एक कई बार हॉस्पिटल में देखते हैं ना, पल्स मशीन चलती है, वो अगर रुक जाती है, स्टैटिक होती है, तो लोग तब भी चिंता करने लग जाते हैं। तो उतना भी ज़्यादा स्टैटिक ना हो। लेकिन ये जो ट्रम्प वाली बात इन्होंने कही, ये वाकई नए साल का सबसे बड़ा ट्रिगर रहने वाला है। लक्ष्मण जी नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को, हमारे सब दर्शकों को 2025 मेरी कामना है कि एक हेल्दी ईयर रहे, खुशियों भरा ईयर रहे और वेल्दी ईयर रहे, काफ़ी वेल्थ भी बने। वेल्दी ईयर। तो इस कामना के साथ हम 2000 वर्ष को आगमन करें और पूरी तरह 2000 वर्ष 2025 इस तरह रहे। उसके बाद कमिंग बैक टू मार्केट, जो आपका सवाल था कि अगर मार्केट एक ह्यूमन बीइंग होता तो मार्केट क्या कहता, तो मैं दो तीन चीज़ें ऐड करना चाहूँगा जो हमारे फ्रेंड्स ने कहा उसमें, कि एक तो मार्केट में थोड़ी बहुत वॉलिटिलिटी तो चाहिए। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा या थोड़ी बहुत प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए तो मार्केट नहीं रहेगी। सो आई थिंक बहुत एक्स्ट्रा वॉलिटिलिटी नहीं चाहिए, बट आई थिंक कुछ एक वॉलिटिलिटी मार्केट में होनी चाहिए। उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जिस पे पिछले 2-4-6 महीने से काफ़ी चर्चा हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से, एक्सचेंज की तरफ से, सेबी की तरफ से बहुत सारे कदम भी उठाए गए हैं, कि जो एक मार्केट में खास तौर से एफएनओ सेक्शन में, डेरिवेटिव्स में बहुत जो सीरियस वॉलिटिलिटी आ गई है, वो जो बहुत सीरियस डेरिवेटिव ट्रेडिंग आ गई है, ऑप्शन ट्रेडिंग आ गई है, ऑल और नन ट्रेडिंग आ गई है, कैसीनो ट्रेडिंग आ गई है, आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ उसको आप कर सकते हैं। तो अगर मार्केट एक ह्यूमन बीइंग होती तो शायद मार्केट रिक्वेस्ट करती है अपने पार्टिसिपेंट से कि मेरे को आप ताश की पत्तों की तरह मत खेलो, मेरे को गैम्बलिंग की तरह मत खेलो, स्टे विद मी एज ए इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, एंड मैं बहुत अच्छा दोस्त आपका बन के रहूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट की तरह रहिए। तो आई थिंक दैट इज अनदर एस्पेक्ट जो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैंगे, जिनको मद्देनजर रखना चाहिए कि जो एक एफएनओ में जो अनाप शनाप ट्रेडिंग हो रही है उसमें थोड़ा सा ध्यान रखें। एंड दैट कुड बी द रिक्वेस्ट ऑफ आवर मार्केट्स टू द यंग ट्रेडर्स, यंग इन्वेस्टर्स, यंग स्पेकुलेटर्स। सो आई थिंक इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आई थिंक 2025 एक अच्छा साल रहना चाहिए। बिल्कुल। यहाँ पे अनु सिंघल साहब, आपने देखा कि जो हमारे मार्केट के एक्सपर्ट हैं उनकी अपनी राय है, अलग अलग राय है, लेकिन सब यही मान के चल रहे हैं कि मार्केट थोड़ा बहुत रहता है वोलेटिलिटी तो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव तो थोड़ा सा रिस्क रहता है। और इससे पहले सुनील जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अब सबकी नज़रें टिकी है कि ट्रम्पोनॉमिक्स का साल रहने वाला है। तो मैं आपसे पूछूं कि ये अगला साल 2025 में कौन कौन से बड़े ट्रिगर हैं, ट्रम्प का शपथ ग्रहण लिया जाना या फिर बाकी ट्रिगर कौन कौन से हैं जिस पर बाजार की नज़र होगी, या फिर कहें कि बाजार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं? अनु सिंघल सर। देखिए लक्ष्मण जी, आपको 2025 को दो भागों में बांटना पड़ेगा, पहला हाफ और सेकेंड हाफ। मेरा ये मानना है कि पहले हाफ में हमारे पास काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे। मेरा ये मानना है कि पहले हाफ में जब FIs छुट्टी से वापस लौटेंगे वो फिर सेलिंग करेंगे इस मार्केट में, क्योंकि वो 23,600 पर सेलिंग करके गए थे, वो वापस आएंगे, अगर उन्हें 24,000 दिखाई देगा वो सेलिंग करेंगे।
दूसरा बड़ा चैलेंज रहेगा आपके पास बजट और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को नेगोशिएट करना, जो 1 फरवरी और 7 फरवरी को हैं, और उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। अनलेस कोई बहुत बड़ा रिफॉर्म आ जाए, जैसे टैक्स कट की बात हो रही है, अगर ऐसा कुछ आ जाए तो ट्रम्प साहब टेक ओवर करेंगे प्रेसिडेंट्स पोजीशन, उनकी क्या रणनीतियाँ रहेंगी, ये काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा इसके ऊपर। और फाइनली अर्निंग सीज़न, और मेरा ये मानना है कि जो जनवरी वाला अर्निंग सीज़न होगा वो भी पिछले क्वार्टर की तरह काफ़ी ख़राब रहेगा। तो जनवरी से मार्च में लेकर मार्केट के पास काफ़ी चैलेंजेस रहेंगे लक्ष्मण जी। लेकिन उसके बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट की स्थिति थोड़ी इम्प्रूव होनी शुरू होगी, और अप्रैल ऑनवर्ड शायद मार्केट उस अर्निंग्स रिकवरी को प्राइस इन करना शुरू करेगा। और सेकेंड हाफ मुझे लग रहा है अगले साल का काफ़ी अच्छा हो सकता है मार्केट के लिए। पहले हाफ में मुझे लग रहा है, लेकिन जैसा कि आपने इस साल देखा, इस साल पहला हाफ बहुत शानदार था, सेकेंड हाफ चुनौतीपूर्ण रहा। अगले साल उसका उल्टा होने के चांसेस हैं, पहला हाफ चुनौतीपूर्ण रहे और दूसरा हाफ काफ़ी अच्छा रहे, ये पॉसिबल है। तो अरुण जी, आप लोगों का भी मोटा मोटी यही राय है कि फर्स्ट हाफ थोड़ा सा शांत ही रहेगा, ठंडा ही रहेगा, सेकंड हाफ में चल के स्थिति बेहतर होगी। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट आती है हर महीने, वो ये मान के ज़रूर चल रही कि करंट फाइनेंशियल ईयर का जो फर्स्ट हाफ है उतना बुरा सेकंड हाफ नहीं रहने वाला, सेकंड हाफ थोड़ा सा बेहतर रहने वाला है। लक्ष्मण जी, जैसा अभी अनुज जी ने बोला, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए कि क्या क्या फैक्टर्स मार्केट को कंसर्न करते हैं। एक तो हो गया ग्लोबल यूएस इकोनॉमी, उसमें अगर आप देखें जो अभी फेड ने 25 बेसिस पॉइंट कट किया, जो कमेंट्री हॉकिश दी, पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4 बार कट होगा, अब उन्होंने 2 बार बोला, तो इकोनॉमी स्ट्रांग है, वहां पर इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा है डिस्पाइट जो 75 बेसिस जो उन्होंने करा है। पर्सनल कंजम्पशन अभी भी हाई है, हाउसिंग प्राइसेस 5% ऊपर गए हैं, और उसके तो ये लेवल ऑफ फेड की अनसर्टेनिटी हो गई। दूसरी लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी आ रही है कि क्या टैरिफ्स लगाएंगे, जो उन्होंने बोला है, जो नया प्रेसिडेंट आएंगे क्या टैरिफ लगाएंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा, दैट इज सेकंड लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी। और तीसरा लेवल एक और है कि भाई अगर आप देखें तो करेंसी में भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट आ रहा है। तीसरा जो ट्रंप जी ने बोला है कि टैक्स कट करेंगे, तो टैक्स कट से फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, उसका क्या इंपैक्ट आएगा, कितनी मैन्युफैक्चरिंग यूएस में होगी। तो यूएस और ग्लोबल इकोनॉमी पूरी अनसर्टेन है। दूसरा, इंडियन इकोनॉमी पे अगर आ जाएं तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, जैसा अभी सज्जन हमारे अनुज जी ने बोला कि लास्ट क्वार्टर खराब था, ये क्वार्टर भी खराब आएगा। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अगर आप देखें ना, इंडिया 4 चीजें हैं, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, सीमेंट कंजप्शन, ये 2, 2.5, 3% से बढ़ा है लास्ट क्वार्टर। कंज्यूमर ट्रेंड्स अगर एफएमसीजी कंपनीज देखें वो भी काफी मिक्स्ड हैं, काफी नीचे हैं। ऑटो काफी मिक्स्ड है, फेस्टिव सीजन भी इतना अच्छा नहीं रहा है, हमारा ग्राउंड लेवल चेक बताता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है वो भी थोड़ा सा डिले हो गया है। तो मुझे लगता है कि काफी यहां से चलते हुए काफी चैलेंजेस हैं। तो मार्केट पहला हाफ, जैसा कहा गया कि थोड़ा सा डमाडोल रहेगा मार्च तक, और जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे, जैसे जैसे कैपेक्स बढ़ेगा, तो आपको सेकेंड हाफ वुड बी मच बेटर पहले हाफ से। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि यहां से लास्ट 3-4 साल में हमने देखा पूरी मार्केट की वेव बढ़ी है, तो सारे स्टॉक्स 80% बढ़े होंगे। यहां से आगे चलते हुए 12, 15, 18 महीने इट विल बी अ स्टॉक पिकर्स पैराडाइज, जिसको हम कहते हैं। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी हर चीज, हर जैसा लास्ट 3-4 साल में हुआ है उसको आप एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते, और अपनी आपको रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी थोड़ी टोन डाउन कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं आपसे दो बात पूछना चाहूँगा। एक तो ट्रंप को लेके आपने शुरुआत करी और अभी बाकी के गेस्ट ने भी कहा, तो ट्रंप की किस बात से मार्केट को डर लगेगा, और क्या ट्रंप करें या फिर क्या नहीं करें कि मार्केट कहेगा नहीं जी ठीक है, ट्रंप से डर, अब हमें डर खत्म हो गया है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, एक बजट एक बड़ी घटना होगी, तो बजट में ऐसा क्या आप लोग सुनना चाहते हैं जो लॉजिकल हो, जो समय की मांग हो, जो लगता है कि हो पाएगा? तो दोनों के आंसर देने से पहले मैं थोड़ा एक कॉन्ट्रा ओपिनियन पेश करूं, जो अनुज जी और हाँ बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल कहा। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा 2 हाफ्स, तो उसमें मैं थोड़ी स्लाइटली डिफरेंट ओपिनियन रख रहा हूँ। तो एक ये चीज है कि एफआईज ने जो अक्टूबर नवंबर में बेचा और दिसंबर में थोड़ी बहुत वापसी ये सब दिखी,
वो सब क्या था कि प्रॉफिट बुकिंग था, क्योंकि उनके साल के एंड के बोनसेस कैश प्रॉफिट से बन सकते हैं। सबसे बढ़िया रिटर्न इंडियन स्टॉक मार्केट और अमेरिकन स्टॉक मार्केट ने दिया है, तो इसलिए उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया इंडिया से, इसीलिए पार्ट ऑफ द रीजन उनका था। तो उनके पास कैश पड़ा है जो इमर्जिंग मार्केट स्टॉक इंडिया की ओर आ सकती है, नंबर वन। एट द सेम टाइम डोमेस्टिक फंड जिनका ही मेरा जान पहचान है, जो बात कर रहे हैं मैं, वो लोग भी थोड़ा कैश उनको बढ़ाकर रख रहे हैं। कारण क्या है कि जो एफआईज बेच रहे थे तभी उन्होंने जाके पूरी खरीदारी नहीं की, क्योंकि वो इस अर्निंग सीजन का इंतजार कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में कौन से कंपनी को अच्छी से खरीदे। तो कैश बैलेंसेस डोमेस्टिक साइड में भी थोड़ी हाई है। तीसरी बात यह है कि ये जनवरी की रिजल्ट सीजन क्या हो गया है कि फर्स्ट आपको 5.4% का जीडीपी ग्रोथ जो पिछले क्वार्टर में था, उसका हमें मायना लगा था अर्निंग सीजन के डाउनग्रेड से ही। यानी अर्निंग सीजन इज अ प्रेडिक्टर ऑफ द जीडीपी। अब इस साल की शक्तिकांत दास जी ने कहा कि अगले क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ 6.8% यानी 5.4 से ऑलमोस्ट 1.5% ज्यादा इस क्वार्टर के अर्निंग्स फोरकास्ट। सेकेंड, वो जो रिपोर्ट आपने कहा कि आरबीआई का कहना है कि सेकेंड हाफ विल बी बेटर। थर्ड थिंग इज दैट मार्केट क्योंकि एक बैड जीडीपी नंबर और बैड ईपीएस के कारण अपने कंसेंसस एस्टिमेट को अगले क्वार्टर के लिए डाउन किया है। तो मेरा मानना है कि इस अर्निंग सीजन के रिजल्ट भले ही वो बहुत हाई में ना रहे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन से बेहतर रही, क्योंकि मार्केट ने उसकी, जैसे अनुज जी ने कहा, डाउन ट्रेंड किया है। तो जो अर्निंग सीजन आएगा वो बेहतर आएगा कंपेयर टू कंसेंसस, और एक गाइडेंस भी थोड़ी अच्छी मिल सकती है। तो शायद डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स वापस गिने चुने सेक्टर्स कंपनीज में पैसा निवेश कर सकते हैं और मार्केट एक छलांग लगा सकता है। और मेरा ख्याल में जो भी हेज फंड मैनेजर्स ने प्रॉफिट बुक किया है, उधर भी वो कैश को रीडिप्लॉय करने में इंडिया का लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं है, तो री इन्वेस्ट करने के लिए भी तैयार होंगे। जबकि इंडियन स्टॉक प्राइसेस अभी भी थोड़ी पिछले महीनों के खिलाफ थोड़ी कम चल रही है, तो एफआई की वापसी भी जल्दी हो सकती है। तीसरी बात, ट्रम्प की बात आपने कही, मेरा मानना है कि मार्केट की रूल होती सुनील जी, है बाय। सुनील जी ऐसा करते हैं कि ट्रंप के ऊपर और बजट के ऊपर आपका रिएक्शन लूंगा मैं। पहले ये जो आपने काउंटर ओपिनियन दिया उस पर थोड़ा सा मैं एक राय और ले लेता हूं। सुदीप जी, जो बात सब लोग अर्निंग सीजन की कर रहे हैं, मैं थोड़ा समझना चाहता हूं आपसे कि जिस अर्निंग सीजन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, उस अर्निंग सीजन में तो काफ़ी हद तक फेस्टिव डिमांड, फेस्टिव सेल का रिफ्लेक्शन होगा। तो उसको बेस मान करके मार्केट कितना निश्चिंत हो जाएगा कि नहीं जी अब तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। और दूसरा, जो कई बार हमने एपिसोड में बातचीत की, अब एफआईज का होगा जितना उनको ट्रेडिंग करना था कर लिया, चाइना शॉपिंग कर ली, अब तो वापस आना है, लेकिन अभी भी रुकने का नाम ले नहीं रहे हैं। तो ये दोनों जो पॉजिटिव साइन सुनील जी ने कहा, ये कितना आपको लगता है कि मार्केट को भरोसा दिला पाएगा? देखिए, मेरा मानना थोड़ा दूसरा तरह से है। पहली बात तो ये है कि एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि यूएस मार्केट ने सबसे बेहतर रिटर्न दिया है, और जो एफआईआईज है, ज्यादातर एफआईआईज का ज्यादातर पैसा यूएस से आता है, और यूएस उनका होम मार्केट है। तो अगर उनका होम मार्केट इतना अच्छा रिटर्न दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप जो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो उनका स्लोगन था, और उनका फोकस होगा यूएस इकोनॉमी पे, यूएस मैन्युफैक्चरिंग पे, यूएस सर्विसेज पे। तो इस माहौल में मुझे लगता है कि यूएस मार्केट जबरदस्त रहेगा, और एफआईआईज का एक नेचुरल टेंडेंसी रहेगा कि बाकी मार्केट से पैसा निकाल के यूएस मार्केट में डिप्लॉय करने का। और इसमें कोई बुराई नहीं है कि यूएस मार्केट सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो एफआईआईज कस्टोडियन ऑफ मनी है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि इस मार्केट में अच्छा रिटर्न मिलेगा, और अगर वो होम मार्केट है तो जरूर वहां पे पैसा लगाएंगे। तो इंडिया में बिकवाली अभी भी आएगी, मुझे तो ये लगता है। इसका ध्यान रखना चाहिए, और इसीलिए मैं पहले जिक्र कर चुका था कि डोमेस्टिक जो लिक्विडिटी फ्लो है उस पर ध्यान जरूर रखना चाहिए, वो एक काउंटर बैलेंस साबित हो सकता है। अब दूसरी बात जो आपने छेड़ी है वो है कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की। यहाँ पे भी हमारे लोगों का मानना है कि Q3 ऐसा कोई खास नतीजे नहीं आएंगे, लगभग Q2 के जैसे थोड़ा मार्केट को डिसअपॉइंट ही करेगा। कुछ सेक्टर्स में, कुछ सेगमेंट्स में फेस्टिव सेल्स का पॉजिटिव असर देखने को जरूर मिलेगा, पर ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होंगे जहां पे वो नेगेटिव असर भी देखने को मिलेगा। तो मैं ओवरऑल के हिसाब से मानूंगा कि Q3 कोई गेम चेंजिंग क्वार्टरली नंबर्स नहीं दिखाएगा, उसके लिए Q4 का इंतजार करना पड़ेगा, और तब तक
मार्केट एक रेंज में रहेगा, थोड़ा डाउनवर्ड बायस रहेगा डिपेंडिंग ऑन एफआईआईज की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है। अब इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा ट्रंप के पॉलिसीज। अगर ट्रंप की जो टैरिफ वाला पॉलिसी है वो अगर डायरेक्टली इंडिया को फेवर करता है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम इंडिया में आ सकता है। आखिरी बात मैं कहूंगा कि बजट एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस सरकार के लिए। इस सरकार का पहला फुल बजट है और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है गेम चेंजिंग लैंडमार्क रिफॉर्म्स लाने का। तो अगर ऐसा कोई रिफॉर्म आता है जैसे कि इनकम टैक्स में बहुत बड़ा छूट, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इनकम टैक्स, अगर ऐसा कोई मेजर आता है या जो हम अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे ऐसा कोई मेजर आता है तो मार्केट एक्साइटेड हो सकता है, मार्केट में मोमेंटम वापस आ सकता है। पंकज जैन साहब, यहाँ पे एक अलग अलग राय है कि एफआईज कब आएगा। ठीक है, एफआईज कब आए कब ना आए, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में लिक्विडिटी का लाना और जिस तरीके की रिपोर्ट भी आई है कि जो सख्ती की गई रिजर्व बैंक की तरफ से वो एक वन ऑफ द फैक्टर था H1 में स्लो डाउन के पीछे। तो एक तरह से अब उम्मीद टिकी है कि फरवरी में शायद रिजर्व बैंक की पॉलिसी आए तो वहाँ पे लिक्विडिटी पे जो सख्ती थी वो थोड़ा सा ईज आउट किया जाए, पैसे बाज़ार में आए। तो आपको लगता है कि एफआईज के बिना भी हम लोग आगे चल सकेंगे और न्यू ईयर के फर्स्ट में या फिर फर्स्ट हाफ के आखिर तक आते आते मार्केट अपने दम पे चलने लगेगा, एफआईज आए या ना आए? देखो लक्ष्मण जी, हम ये नहीं कह सकते कि एफआई का साथ ना भी हो तो भी हमारा मार्केट अग्रसर अच्छी गति से चलता रहेगा। आई थिंक डेफिनेटली एक बड़ा डैम्पनर रहेगा और हमने देखा है जिस तरह से पिछले 3 महीने में वो लगातार सेलिंग करते रहे हैं और उसमें हमने देखा था आई थिंक जिस मोमेंटम या एग्रेशन से हम डोमेस्टिक फंड्स हमारे काउंटर कर रहे थे उस सेलिंग को से टिल अबाउट 2-3 वीक्स बैक, वो एक मोमेंटम थम गया था। इवन रिटेलर की तरफ से एक टायर्डनेस आ गई थी कि अब काफ़ी हो गया है, वी हैव काउंटर्ड क्वाइट अ बिट ऑफ इट। और मेरा ये मानना है कि आई थिंक जैसे अनुज जी भी कह रहे थे कि आई थिंक दे आर नॉट डन येट। अगर हम इमोशनल हो के अपनी मार्केट्स की तरफ ना देखें, अगर हम लॉजिकली देखें, मैथमेटिकली देखें कि क्या पॉसिबल सिनेरियो है, अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर मार्केट को देखें, अभी पूरे साल को शायद ना प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें, तो अभी ऐसा नज़र आता है नियर टर्म में अगले 1 या 2 क्वार्टर में दैट दिस काइंड ऑफ सेलिंग में कंटिन्यू। हमें नहीं भूलना चाहिए कि 4.5 और 5% 10 ईयर लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड यूएस में मिल रहा है। दैट मीन्स आपको करेंसी की भी प्रोटेक्शन है और 4.5-5% आपको रिटर्न, सेफ रिटर्न यूएस में मिल रहा है। उसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स में इंक्लूडिंग इंडिया करेंसी डिप्रिशिएट कर रही है, जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस हैगी वो एक स्लो डाउन हो गई है और अभी 1-2 क्वार्टर ऐसे लग नहीं रहा कि कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस या जो रिजल्ट हैं कि बहुत अच्छे आने वाले हैं। जो ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं, ट्रंप इस चीज़ में बिल्कुल नहीं घबरा रहे, दे सेइंग कि अमेरिका फर्स्ट, एंड जिस तरह की वो एक लिक्विड पॉलिसी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट में पहले अमेरिका पे ध्यान देना पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए मेरे को नहीं लगता कि देयर कुड बी अ सीरियस यू टर्न बाय एफआईज एंड दे मे स्टिल कंटिन्यू टू सेल। और जहाँ तक रिटेलर या डोमेस्टिक फंड्स की बात है, उसमें भी मेरे को लगता है थोड़ा सा एक कॉशन आ गया, थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह आ गया। उनको भी ये नज़र आ रहा है कि अब मार्केट उस तरह की नहीं है कि यू बाय एनीथिंग एंड यू गेट रिटर्न्स। यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, यू हैव टू डू योर होमवर्क वेरी प्रॉपरली, अच्छा रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। और सेक्टर्स में एक चेंज सिनेरियो आ रहा है और गवर्नमेंट को भी अपना होमवर्क करना पड़ेगा। मेरा ये मानना है कि पिछले 2-3 साल के अगर हम बजट देखें गवर्नमेंट की तरफ से, दे कुड बी नियर लाइक मिस्ड अपॉर्चुनिटी। गवर्नमेंट बहुत कुछ और कर सकती थी जिस तरह का गवर्नमेंट के पास मैंडेट है या था। तो इस बजट में आई थिंक काफ़ी कुछ देखने वाली बात है। क्या वो एक थोड़े बहुत सिस्टमैटिक चेंजेस या एग्रेशन गवर्नमेंट लाती है। और जहाँ तक रेट कट की बात है, जो हम बात करते हैं बार बार कि आरबीआई एक रेट कट पिछली बार क्यों नहीं किया या आने वाले फरवरी में इट्स ऑलमोस्ट अ डन डील। आरबीआई के लिए भी बहुत आसान नहीं है रेट कट, क्योंकि अगर हम देखें रेट कट से रुपी डॉलर सिनेरियो में काफ़ी फर्क पड़ता है। रेट कट से जो करंट इंटरेस्ट रेट है उस पर ही बैंक्स को डिपॉजिट नहीं मिल रहा। अगर रेट कट्स आ जाते हैं
तो एक वो डिपॉजिट सिनेरियो में काफ़ी दिक्कत होती है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक देयर इज अ वेरी सीरियस चांस कि इस बार रेट कट आएगा. सो वी आर इन अ कैच 22 काइंड ऑफ सिचुएशन. इस टाइम आसान नहीं है. आई थिंक जिस स्थिति में या जिस प्लेटू में या जिस होल में इस टाइम इकोनॉमी है, उससे बाहर निकालने के लिए आई थिंक कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन, आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज में भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को या गवर्नमेंट इंडिया को देखने पड़ेंगे. एंड ऑन टॉप ऑफ इट ट्रंप जो बोल रहे हैं, क्या विल ही वॉक द टॉक, ये भी एक देखने वाली बात है. विल ही वॉक द टॉक, और ये ज़्यादा धमकियां हैं. सो सिनेरियो कॉम्प्लेक्स है, सिनेरियो टाइट है, एंड लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स इन नेक्स्ट से फ्यू वीक्स और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स. सो ऑल इन ऑल आई विल बी कॉशियस. मेरे को लगता है कि वर्ष 2025 में इट इज़ द ईयर ऑफ कॉशन. बहुत आसानी से इक्विटी में अच्छे रिटर्न नहीं मिलेंगे. यू हैव टू बी इन द राइट स्टॉक्स, राइट सेक्टर्स, और उसके अलावा डोंट एक्सपेक्ट काइंड ऑफ रन अवे रिटर्न्स जो हमारे को पिछले 2-3 साल में मिले हैं. उस तरह के रिटर्न शायद आसानी से ना आ पाए. बिल्कुल, यहाँ पे जो आप लोगों की बात सुनी तो मैं विजुअलाइज कर रहा था इन सारी चीज़ों को, तो मुझे विजुअल में एक बड़ी अच्छी तस्वीर नज़र आई कि कई बार रेड लाइट बंद हो जाती है तो ट्रैफिक जाम ऐसे होता है, चारों तरफ से गाड़ियाँ घिर जाती हैं. कोई गाड़ी ना तो आगे जा पाती है, ना पीछे जा पाती. बिल्कुल वो स्थिति यहाँ पर हो गई है कि एक फैक्टर को देखे, दूसरा फैक्टर रोकने के लिए बैठा है, दूसरा आगे बढ़े, तीसरा रोकने के लिए बैठा है. तो बड़ा ही अजीबोगरीब स्थिति है यहाँ पे. लेकिन फिर भी बहुत सारे पॉकेट हैं जहाँ पे लोगों को उम्मीद है, और मार्केट के दिग्गज भी मानते हैं कि कई सारे पॉकेट है जहाँ पे संभावनाएँ हैं, जहाँ पे अभी भी पोटेंशियल है कि लोग अब नए साल में पैसा लगाना चाहते हैं तो वहाँ पे पैसा लगा सकते हैं. तो यही सवाल लेके मैं अनु सिंघल जी के पास जाऊंगा. अनु सिंघल जी, जो अभी के माहौल में कहें तो आपको क्या लगता है कि नए साल में कौन सा सेक्टर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है और कोई पैसा लगाना चाहे तो लगा सकता है? लक्ष्मण जी, मेरा मानना है कि बैंकिंग सेक्टर अब पूरे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके पास एक यहाँ से लीडरशिप पोजीशन लेने के लिए. बैंकिंग सेक्टर ने बहुत पेन झेला है, लेकिन टुवर्ड्स द एंड अगर आप देखें, चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे एचडीएफसी बैंक हो, चाहे एक्सिस बैंक हो, काफ़ी हद तक काफ़ी बैंकों की प्रॉब्लम्स सॉर्ट होती हुई दिखाई दी. टुवर्ड्स द एंड इवन इंडसइंड बैंक ने भी कुछ अच्छे कदम उठाए. तो अगर नंबर 1 सेक्टर मुझे चुनना होगा तो बैंकिंग होगा. आईटी पर मैं काफ़ी पॉजिटिव रहा हूँ, लेकिन आईटी काफ़ी चल चुका है. इसका मतलब ये नहीं कि आईटी गिरेगा, आईटी भी आउट परफॉर्म कर सकता है. ये एक और सेक्टर होगा जिसमें पॉजिटिव होगा. और मेरा मानना ये है कि एक सेक्टर जहाँ पर सेलेक्टिवली, हर कंपनी नहीं अच्छा करेगी, ध्यान रखिएगा, सेलेक्टिवली आपको मौके मिलेंगे, वो है एफएमसीजी. क्योंकि एफएमसीजी में बहुत पेन झेला है हमने, लेकिन इनमें काफ़ी कंपनियां हैं जो कुछ साइंस दिखा रही हैं रिवाइवल के, तो उन पर फोकस किया जा सकता है. तो कुछ सेक्टर भी है, कुछ सेक्टर के कुछ सेलेक्टिव पॉकेट हैं, शेयर हैं जहां पे एक साइन दिख रहे हैं पॉजिटिवनेस के. सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं 2 चीज़ों को लेकर के. एक तो बैंकिंग सेक्टर है, एनबीएफसी सेक्टर है, वहां पे एक आम राय उभर कर आ रही कि वहां पे अभी भी काफ़ी संभावनाएं बनी हुई हैं, लेकिन वहां भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है. पीएसयूज बैंक हैं, बड़े बैंक हैं, छोटे बैंक हैं, प्राइवेट बैंक है, बड़े बैंक है, छोटे बैंक है, एनबीएफसीज हैं, कोई एनबीएफसी कम बैंक है. तो आप कहाँ पर ज़्यादा संभावनाएँ देख रहे हैं? तो मेरे लिए एक प्राइवेट सेक्टर बैंक में मुझे एक रुझान दिख रहा है, क्योंकि मेरा मानना है कि कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी चलेगा इस साल. तो उसमें बैंक की, रिटेल बैंक्स की लेंडिंग जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के पास वो एक दम है देने के लिए, उनके प्रोसेसेस है, और अच्छे क्वालिटी एनबीएफसीज, ये दोनों की पास परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट में अच्छी नहीं रही है, और इसके बावजूद भी उनकी जो अर्निंग्स ग्रोथ रही है वो ठीक रही है. तो मैं अनुज सिंघल जी से सहमत हूँ कि वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर एक मुझे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर इस साल वही दिख रहा है. बट मैं बैंक्स और एनबीएफसी के साथ इस स्पेस को थोड़ा ब्रॉडन करूंगा कि बीएफएसआई, यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस, इंश्योरेंस. क्यों? मेरी ध्यान खाली लेंडिंग साइड ऑफ बैंकिंग में नहीं है, मेरी साइड सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट साइड में भी है. यहाँ पे हर बैंक आज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उनकी फी इनकम बढ़ेगी. जैसे आप देख रहे हैं एसआईपी बुक हर महीने बढ़ता जा रहा है, उससे बैंकिंग सेक्टर और उनको भी बेनिफिट होंगे. एंड द सेम टाइम आपको एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, स्टॉक मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, वेल्थ मैनेजमेंट है, इन सब के लिए भी. क्योंकि इस साल मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एंटिसिपेट कर रहा हूं कि इस साल हमारी पर कैपिटा जीडीपी $3000 पहुंच सकती है. अभी 2800 के करीब है. तो अगले साल की जो जीडीपी की, नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ और हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ जो 2% हो रही है, तो 3000 पर कैपिटा, तो सेविंग्स एंड कंजम्पशन दोनों के हाई एंड प्रोग्रेस कर सकते हैं. तो मेरे लिए स्लाइटली मैं ब्रॉडन करूंगा कि बीएफएसआई
बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा इस साल में। और उसके अंदर मेरे लिए मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर के टॉप क्वालिटी एनबीएफसी में ज्यादा ध्यान होगा। सुदीप बंदोपाध्याय जी, जो इन्होंने सुनील जी ने कहा कि पर कैपिटा इनकम पर इनकी नज़र है, लेकिन जो कंजम्पशन ट्रेंड बता रहे हैं वो ट्रेंड ये कह रहे हैं कि जो हाई एंड प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, लेकिन एंट्री लेवल के या फिर अफोर्डेबल प्रोडक्ट हैं उनकी डिमांड नहीं है। कई जगह पे तो नेगेटिव पे चला गया ग्रोथ, जैसे कि हाउसिंग की बात कर लें, ऑटो सेगमेंट की बात कर लें, एफएमसीजी सेगमेंट की बात कर लें। तो ये जो नया ट्रेंड है, इस नए ट्रेंड के को देखते हुए आप लोगों का व्यू क्या रहता है, अगर पॉकेट चुनना हो, सेक्टर चुनना हो तो? ये जो इकोनॉमी में स्लो डाउन देखने को मिला है, पहले रूरल स्लो डाउन था और जिसका इम्पैक्ट हर सेक्टर में देखने को मिला था। अब जब रूरल थोड़ा ठीक हुआ है, अर्बन सेमी अर्बन में स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, तो दबाव ऑब्वियसली है। आप एफएमसीजी की बात करें, टू व्हीलर की बात करें, ऑटो की बात करें, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करें, हर जगह पे देखा जा रहा है कि कंजम्पशन एट ग्रास रूट लेवल कम हो रहा है और डिमांड भी उस सेगमेंट से कम आ रहा है। हाँ ठीक है, अपर वैल्यू सेगमेंट में डिमांड की कोई कमी नहीं है, वो आप रियल एस्टेट देखिए या कोई भी अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट ले लीजिए। पर एक अच्छा खासा बैलेंस ग्रोथ के लिए इंडस्ट्री को दोनों साइड का डिमांड चाहिए, अपर एंड का भी चाहिए और लोअर एंड का भी चाहिए। अब लोअर एंड में प्रॉब्लम होने के कारण इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम अभी जो दिख रहा है, स्लो डाउन दिख रहा है, वो दिख रहा है। आगे वाले दिनों में सेक्टर की अगर बात करें तो हम लोग सिलेक्टिवली, जो अनुज जी ने बात किया, हम लोगों का भी व्यू वही है, हर जगह पे हम वही व्यू दे रहे हैं कि देखिए 140 करोड़ की आबादी है। एफएमसीजी क्षेत्र ऐसा एक क्षेत्र है जो ये आबादी को केटर करता है और बहुत सारे ऐसे एफएमसीजी कंपनीज हमारे यहाँ इंडिया में है जो कि ग्लोबली बेंचमार्क्ड है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट बास्केट है, टॉप क्वालिटी मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे जरूर एक बेट लिया जा सकता है, सिलेक्टिवली लिया जा सकता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा एक सेगमेंट में हम लोग पॉजिटिव है, वो है ये ट्रम्प जो टैरिफ वाला इशू है, इसको लेके देखिए चाइना में टैरिफ जरूर, चाइना के लिए टैरिफ ज्यादा एप्लीकेबल होगा और इंडिया के लिए रिलेटिवली कम टैरिफ होगा, यही उम्मीद किया जा रहा है। शायद इंडिया का टैरिफ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स, पर्टिकुलरली टेक्सटाइल्स, यहाँ पे जरूर ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन रहा है और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल पॉजिटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश जो कि बड़ा कंपिटिटर था, वहां पे भी कुछ दिक्कतें हैं। तो ये सारे जो माहौल है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। फाइनली मैं आईटी का भी जिक्र करूंगा। जो अमेरिका फर्स्ट, मेक इन यूएस, ये जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का स्लोगन है, इसका बहुत बड़ा फायदा इंडिया के दिग्गज आईटी कंपनीज को मिलेगा क्योंकि उनका बहुत बड़ा बिजनेस यूएस में है। तो वो बीएफएसआई हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, इंडियन आईटी कंपनीज को ऑर्डर बुक और भी बढ़ेगा और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा, ये हम लोगों का उम्मीद है। थोड़ा बहुत दिक्कत वीसा लेके आ सकता है, पर पहले भी इन्होंने नेविगेट किया है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन 1 जो था तब भी वीजा की थोड़ी दिक्कतें थी। दे हैव लर्नड हाउ टू नेविगेट दैट, आई एम श्योर दे विल डू दैट। तो ओवरऑल आईटी सेक्टर में लॉन्ग टर्म के लिए हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव। अरुण मल्होत्रा साहब, जिस तरीके के व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं हमारे बाकी के पैनलिस्ट से, आप लोग फंड एलोकेशन कहाँ कर रहे हैं? दो सेक्टर के अभी ज्यादा जिक्र हुआ, जिसमें एक था आईटी और एक बीएफएसआई। हमारा व्यू ये है कि आईटी, अगर आपने एक्सेंचर की कमेंट्री देखी होगी, रिजल्ट्स भी अच्छे थे, गाइडेंस भी अच्छी थी और कमेंट्री भी अच्छी थी। तो इससे क्लियर कट डायरेक्शन है कि आईटी में रिकवरी है। मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता कितनी रिकवरी होगी, बट रिकवरी है। किस पेस से रिकवरी होगी वो भी पेस नहीं पता, बट ये श्योर है कि रिकवरी होगी। तो डायरेक्शन अपने को अब आईटी की क्लियर है कि यहां से ऊपर है, मार्जिन्स एक्सपैंड होंगी। थोड़ी बहुत, जैसा सुदीप जी ने कहा कि थोड़ा वीजाज में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई थिंक वी आर वेरी श्योर कि आईटी सेक्टर शुड डू वेल। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ यूएस की कंपनीज ने जो प्रोजेक्ट्स रोक रखे थे वो बढ़ेंगे, तो आपकी साइज की डील भी बढ़ेगी और नंबर ऑफ डील्स भी बढ़ेंगी। तो ये आईटी सेक्टर पे पॉजिटिव व्यू है। दूसरा आया बीएफएसआई। बीएफएसआई में मेरा थोड़ा सा डिफरेंट व्यू है। जहां भी थोड़ी सी भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग है, खासकर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज में हमने देखा, कुछ एनबीएफसीज में देखा, कुछ इवन बैंक्स में जिनके अनसिक्योर्ड पोर्टफोलियोज थे,
काफी ज्यादा वहां पर एनपीएस दिख रहे हैं। और क्या वो अभी खत्म हो गई है? नॉर्मली ये क्वार्टर भी खराब आना चाहिए। क्या ये लास्ट क्वार्टर होगा? ये कहना अभी मुश्किल है। तो अपने को बीएफएसआई सेक्टर में जहां सिक्योर्ड लेंडिंग, जहां पास्ट में मॉडरेट ग्रोथ रही है, जहां पे ग्रेनुलर लोन बुक है, छोटे छोटे लोन्स दिए हुए हैं, निश लेंडिंग है, या गोल्ड लोन सेफ है, दैट इज वन, या व्हीकल्स भी, वहां पर अपने आप को पोजीशन करना चाहिए। उसमें कुछ टॉप की एनबीएफसीज जिनकी अनसिक्योर्ड नहीं है, या जो लीडर हैं, उनको उनके ऊपर कंसंट्रेट करना चाहिए। बैंक्स के साथ एक चैलेंज आया लास्ट 3-4 साल में, सारा कासा निकल के इन्वेस्टिंग में जा रहा है, या तो कहीं स्ट्रक्चर प्रोडक्ट में जा रहा है, या कहीं म्यूचुअल फंड में जा रहा है। तो जो जो बैंक्स ने टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करके स्मार्ट बैंकिंग कर ली है, अपना स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइज है, या कहीं निश सेगमेंट में कहीं ना कहीं उनके फ्रेंचाइज काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे लगता है वो बैंक्स काफी अच्छा करेंगे अगले साल। बट ये कह देना कि पूरा बीएफएसआई सेक्टर अच्छा करेगा, आई थिंक 50-60% अच्छा करेगा, 40% में कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी, जो मैंने आपको बताया। पंकज जैन साहब, ये जिस तरीके का सिनेरियो अभी तक देखने को मिला है, खास तौर से 2024 की बात करें, तो दो चीज़ें बड़े जोर शोर से हाईलाइट हुई है। पहली बात कि मिड कैप स्मॉल कैप, निफ्टी भले ही रिटर्न दे रहा हो 10% के आसपास, मिड कैप स्मॉल कैप ने 25%, 26%, 27% तक रिटर्न दिए हैं। और दूसरी बात कि जो लोग बड़ी बड़ी कंपनियां थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, वो रिटर्न देने में काफ़ी पिछड़ गए। जिनको लोग अवॉइड करना चाहते थे वो काफ़ी बेहतर रिटर्न दे गए। तो ये ट्रेंड क्या कहता है? क्या मिड कैप स्मॉल कैप से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए लोगों को, क्योंकि वहाँ पे बबल बन गया है, कहना सही होगा कि नहीं? जिस तरह का रिटर्न हमें 24 मिला, वैसा ही रिटर्न आसपास का रिटर्न 25 में देखने को मिलेगा यहाँ से? नहीं नहीं लक्ष्मण जी, आई थिंक मिड कैप स्मॉल कैप इज नॉट अ बैड वर्ड, यू नो। इसको आप इसको मत मान के चलिए कि मिड कैप स्मॉल कैप इज ऑलवेज अ डर्टी वर्ड, इज ऑलवेज अ वॉलेटाइल वर्ड। इसमें रादर अगर हम देखें तो जिस तरह के अगर अच्छे रिटर्न्स किसी को मिले तो अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप में ही मिले। और मिड कैप में भी अगर हम देखें जिस तरह के आईपीओ में जिस तरह के नए पेपर्स आ रहे हैं, अगर हम देखें इन स्पाइट ऑफ कुछ एक नॉट सो गुड पेपर्स भी आ रहे हैं, बट काफ़ी अच्छी कंपनियां और रीजनेबल लिस्टिंग हो रही है और लोगों को अच्छा पैसा बनाने को मिला। और उसके अलावा जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, आई थिंक नाउ द चैलेंज लाइज इन रिसर्च, चैलेंज लाइज इन योर होमवर्क, चैलेंज लाइज स्टेइंग विद द रेलेवेंट सेक्टर्स। ऐसा नहीं है मार्केट में, मेरा ये मानना है कि हर टाइम मार्केट में पैसा है, और इट जस्ट दैट यू हैव टू बी एट द राइट प्लेसेस एट द राइट टाइम एट द राइट वैल्यूएशन। ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है, इंप्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है, बट फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें हमारे आसपास हमारे को दिख भी रही होती हैं, बट कई बार हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते, कई बार हम उसको चेंज को इंप्लीमेंट नहीं कर पाते। वी गेट मैरिड टू द ओल्डर स्ट्रक्चर्स, ओल्डर स्टॉक्स, और बहुत आसानी से चेंज ओवर नहीं कर पाते। तो मेरा ये कहना है कि अभी भी अगर हम देखें कुछ एक सेक्टर्स हैं जो हम जिसमें हम देख रहे हैं कि काफ़ी रेजिलियंस रही है पिछले 3-4 महीने में, इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ सेलिंग वी हैव सीन। और उन सेक्टर्स को मेरे को मानना है कि वो सेक्टर्स आने वाले 2-3-4 क्वार्टर में या वर्ष 2025 में आउट स्मार्ट कर सकते हैं मार्केट के रिटर्न्स को। और उसमें से 2-3 सेक्टर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन छोटी है, शायद वो पूरी एपिटाइट मार्केट को ना दे पाए। समथिंग लाइक हॉस्पिटैलिटी, समथिंग लाइक हॉस्पिटल्स, ये हमारा मानना है कि दीज आर द काइंड ऑफ स्मॉलर सेक्टर। समथिंग लाइक रियल एस्टेट भी मेरे को नहीं लगता कि अभी पूरी सैचुरेट हो गई है, इसमें अभी भी काफ़ी अच्छे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। कंपनीज हैव बीन थ्रोइंग गुड रिजल्ट्स। अगर आप देखें कि इनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस आई है, जिस तरह के इनके सेल्स फिगर आ रहे हैं, जिस तरह के मार्जिन ये बोल रहे हैं, जिस तरह से डेट लेवल्स इनके नीचे आ गए, काफ़ी एनकरेजिंग काइंड ऑफ परफॉर्मेंस अच्छी रियल एस्टेट कंपनी दे रही है। इस तरह से अगर हम हॉस्पिटल स्पेस देखें, ज़्यादातर हॉस्पिटल स्टॉक्स अपने क्लोजर टू 52 वीक हाई इन स्पाइट ऑफ काइंड ऑफ सेलिंग ऑफ वी हैव सीन चल रहे हैं। और उसको अगर हम देख के, आई वाज टॉकिंग टू अ बंच ऑफ डॉक्टर्स जो हमारे मित्र हैं दिल्ली एनसीआर रीजन में, और मेरा ये कहना था कि जो बड़े बड़े दिग्गज हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली एनसीआर में, क्योंकि मैं वहां पर रहता हूं, आई कैन प्रैक्टिकली से अबाउट ऑलमोस्ट क्लोजर टू 90-95% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, एंड दैट इज आफ्टर द काइंड ऑफ पोस्ट कोविड सिनेरियो। इस टाइम ऐसा नहीं है कि कोई देश में कोई हेल्थ इश्यूज हैं या देयर इज एनीथिंग लाइक अ कोविड काइंड ऑफ सिनेरियो। इन स्पाइट ऑफ दैट all the hospitals are closer to 100% kind of scenario. So I think this is one space which is doing well. एक और जो टेक्टोनिक हमने चेंज देखा था पोस्ट कोविड,
इसमें हॉस्पिटैलिटी में, टूरिज्म में, सारे होटल्स अगर हम देखें जो अच्छे होटल्स हैंगे डोमेस्टिक में, द काइंड ऑफ टूरिज्म बूम वी हैव सीन, जिस तरह के इनके रेट्स बढ़ गए हैं, जिस तरह के मार्जिन्स पे ये काम कर रहे हैं, जिस तरह के अगले 6 महीने की बुकिंग्स पे ये काम कर रहे हैं, और जिस तरह से एक अपबीट इनकी कमेंट्री अगर इनके टॉप मैनेजमेंट से बात करें, सो दिस इज अनदर सेक्टर विच वी फील कि इन स्पाइट ऑफ गुड वैल्यूएशंस कुड डू वेरी वेल। इनके अलावा जो दो रेगुलर सेक्टर्स हैंगे, टेक्नोलॉजी एंड फार्मा, मेरा ये मानना है टेक्नोलॉजी ठीक है, थोड़ा रन अप ऑलरेडी आ चुका है, बट टेक्नोलॉजी को ऑल्सो सी फर्दर रन अप इन 2025। ट्रम्प साहब की जिस तरह की पॉलिसीज की वो बात कर रहे हैं, जिस तरह की प्रो टेक्नोलॉजी उनकी अप्रोच है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनको हर तरह का फायदा दिया जाएगा। सो आई थिंक टेक्नोलॉजी इज वन स्पेस जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री में भी काफी उभर के आ रही है, डोमेस्टिक कंजम्पशन, और यूएस तरह के मार्केट्स में भी आ रही है। उसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स, आई थिंक दे आर इन अ वेरी स्वीट काइंड ऑफ स्पॉट, और जो टॉप के 15 20 25 फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, दे बीन डूइंग एक्सीडिंगली वेल। तो ये 4-5 सेक्टर्स हैं जिन पे हमारा फोकस रहेगा। इनमें जो अच्छी कंपनियां हैं, चाहे वो मिड कैप हो लार्ज कैप हो, हमारा मानना है कि अच्छे रिटर्न, सेफ रिटर्न 2025 में दे सकती हैं। बिल्कुल, हम लोगों की ये चर्चा जो है 2-3 सेक्टर की बात ना करें तो थोड़ी सी अधूरी रह जाएगी। एक तो इस साल में 2024 में आईपीओ ने बहुत सारा गेम किया है, और वहाँ पे ऐसा लगता है कि आईपीओ की भरमार सी आ गई, और नए जो आईपीओ थे उसमें लोगों ने बहुत दिलचस्पी दिखाई है। तो एक तो ये रहा, दूसरा पीएसयू सेक्टर, और तीसरा एक डिफेंस सेक्टर। ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पे लोग ज़रूर आप लोगों की राय जानना चाहेंगे, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। इस पर आप लोगों की राय लेंगे, लेकिन लौटते छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। आज आवाज़ अड्डा में हम लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि नए साल में 2025 में शेयर मार्केट क्या आपको मालामाल बनाएगा, और बनाएगा तो कहाँ आपको पैसा लगाना चाहिए। हमारे साथ मार्केट सेक्टर के बड़े बड़े दिग्गज इस शो में हिस्सा ले रहे हैं, और कई सारे सेक्टर पे बातचीत हो गई है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर हैं जिसने नए साल में पुराने साल में काफ़ी हलचल मचा दी है। तो लोगों की अपेक्षा है कि नए साल में शायद वैसा ही रहने वाला है। अरुण मल्होत्रा साहब, शुरुआत आपसे मैं करूँगा। एक है मामला, वह है आईपीओ का। आईपीओ ने इस 2024 में काफ़ी ज़्यादा लोगों को बेहतर रिटर्न दिए। कई सारे आईपीओ की बात करें तो क्या आईपीओ का बोलबाला 2025 में भी ऐसे ही रहने वाला है? देखिए, आईपीओ का बोलबाला अभी चलेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन अभी भी जारी है और रिटर्न्स अभी भी अच्छी आ रही हैं। अगर आप लास्ट 1-2 महीने में देखें, स्विगी ले लीजिए, जो इतना बड़ा आईपीओ आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी कंपनी का आईपीओ आया, उसने भी अच्छा किया। तो जब तक ये आईपीओ कंपनी अच्छा करती रहेंगी तब तक ये बोलबाला रहेगा। बट ये कह देना कि सारी आईपीओ कंपनी अच्छा करेंगी, दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है कि 10-20-30% कंपनियां तो जो अच्छी हैं उनको तो वैल्यूएशन अच्छी मिलेगी, और क्योंकि वो बहुत ही स्पेशलिटी निश कंपनीज हैं, अच्छी मैनेजमेंट्स हैं, उनको इन्वेस्टर्स तो ग्रैब कर लेंगे। बट जो बाकी छोटी-छोटी कंपनीज आ रही हैं, जो इस यूफोरिया का फायदा ले रही हैं, वहां पर अगर निवेशक अगर घुसेगा तो वहां पर हो सकता है आपको पॉपअप मिल जाए एक बार, जब लिस्टिंग होगी, उसके बाद वहां से नीचे आएगा ही आएगा। क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी जो हमने कहा, जो पहले 1 साल में जो जिस स्पीड से चल रही थी, वहां कहीं ना कहीं स्लो डाउन दिख रहा है। तो वो जो छोटी कंपनीज हैं उनको सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा। तो निवेशक को थोड़ा आईपीओ एज ए सेक्टर करके या एज ए हर एक में लगा दो, वो आगे नहीं करना चाहिए। तो आईपीओ में रिटर्न भले ही अच्छा दिख रहा हो, लेकिन पैसा लगाएं तो हर आईपीओ में आंख बंद करके ना लगाएं, क्योंकि ये आपको धोखा दे सकता है। तो आपको बहुत सारे पैमाने पर देखना होगा। सुदीप बंदोपाध्याय जी, एक सेगमेंट है, वो है आपको पीएसयूज़ को लेकर के। पीएसयू ने 2024 में शुरू में तो काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। 2024 ख़त्म होते होते रिटर्न का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा गिर गया। अब फिर से पीएसयू में थोड़ी बहुत सुबुगाहट देखने को मिल गई कुछ सर्टेन सेगमेंट में। तो आप कैसे देखते हैं 2025 पीएसयूज़ के लिए? ये लक्ष्मण जी, पीएसयू एक बहुत बड़ा स्पेस है। बहुत सारे तरीके के कंपनी हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं। मैं पर्टिकुलरली 2 सेगमेंट का बात करूंगा जहां पे मुझे अभी भी वैल्यूएशन थोड़ा स्ट्रेच लगता है। एक डिफेंस और दूसरा रेलवेज। देखिए, कंपनीज में कोई बुराई नहीं है, ऑर्डर जबरदस्त मिल रहा है। डिफेंस मेक इन इंडिया, इन कंपनीज को एक नया लीज ऑफ लाइफ दिया है। अच्छे कंपनीज भी है, परफॉर्मेंस भी अच्छा हो रहा है, पर वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा रिच लग रहा है। तो करेक्शन में खरीदारी जरूर की जा सकती है, पर थोड़ा वैल्यूएशन को लेके मेरा कंसर्न है।
रेलवेज में पर्टिकुलरली कंसर्न है, क्योंकि कुछ कंपनीज है, जैसे मैं जिक्र करूंगा आईआरसीटीसी। ना आईआरसीटीसी का रेवेन्यू एक लेवल तक आगे जा सकता है, नॉट बियॉन्ड दैट। तो वहां पे एक बहुत बड़ा पी मल्टीपल अप्लाई करना शायद सही नहीं होगा। रेलवे ट्रैफिक ग्रोथ अगर 5% हो रहा है, आईआरसीटीसी का बिजनेस ग्रोथ कैसे 5-6% से ज्यादा होगा, क्योंकि 83% ऑलरेडी ऑनलाइन टिकटिंग हो रहा है। तो मतलब ये सब इक्वेशन थोड़ा समझना जरूरी है बिफोर ब्लाइंडली रशिंग इनटू बाइंग सम ऑफ दीज पीएसयू कंपनीज। अब ऐसे सेक्टर्स भी पीएसयू में है जहां पे मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी अभी भी है। जैसे मैं पावर का जिक्र करूं, पावर में एक स्ट्रक्चरल चेंज इंडिया में पावर सेगमेंट में आया है, और मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ है एक लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है। और एक टाइम पे कहा जा रहा था कि कोल वगैरह ऑब्सोलीट हो जाएगा, सिर्फ ग्रीन एनर्जी। पर अब देखिए, थर्मल एनर्जी में बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, हाइड्रो में काम हो रहा है, ग्रीन एनर्जी में काम हो रहा है, सारे सेगमेंट्स में काम हो रहा है। इंडिया का इलेक्ट्रिफिकेशन ऑलमोस्ट 100% हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। इस माहौल में जो पावर सेक्टर से लगे हुए सारे कंपनीज, जो पावर मैन्युफैक्चरर है, जो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, एंसिलरीज है, सब में एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम बरकरार रहेगा। तो यहाँ पे आप एनटीपीसी ले, मैन्युफैक्चरिंग पावर प्रोड्यूसर के हिसाब से, या आप पावर फाइनेंशियर्स को खरीदे। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है तो जरूर खरीद सकते हैं यहाँ पे, ये मुझे लगता है। बाय एंड लार्ज इसको एक डोंट पेंट दिस एंटायर सेगमेंट विद वन ब्रश। अलग अलग जो इनके पहलुआं हैं उनको समझना चाहिए और तभी खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल। तो बिल्कुल पीएसयू एक पूरे सेगमेंट की तरह, पीएसयू को बिल्कुल एक बास्केट की तरह ना देखें, उसके अलग-अलग सेगमेंट जहाँ पे संभावनाएँ ज़्यादा हैं वहाँ पे देखिए, और इसका पैमाना आपको सुदीप जी ने बखूबी बताया। सुनील सुब्रमण्यम साहब, मैं पीएसयू का ज़िक्र इसलिए किया क्योंकि जब मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई, तो वहाँ पे थोड़ा-सा मामला ठंडा पड़ गया था शुरुआत से पहले से ही, चूँकि पीएसयू रिफ़ॉर्म का राजनीतिक रिश्ता होता है। तो अब चूँकि सरकार आ गई, महाराष्ट्र में चुनाव जीत गई, हरियाणा में चुनाव जीत गई, तो अब एक कॉन्फिडेंस वापस से दिखने लगा है सरकार के भीतर। तो पीएसयू रिफॉर्म पटरी पर आने की संभावना कितनी है, और इस नाते पीएसयू को लेकर कितना बुलिश रहना चाहिए? ठीक है, मैं सहमत हूँ जो भी सुदीप जी ने कहा इस मैटर में, कि जो बात आपने कहा ना कि गवर्नमेंट की कॉन्फिडेंस अभी वापस आ सकती है। मेरा मानना है कि अभी भी यूपी और बिहार दो बड़े इलेक्शंस सामने हैं। तो अभी मेरे ख्याल में ये बजट में कोई बिग बैंग रिफॉर्म, कोई बिग बैंग कैपेक्स यानी के ऊपर सोच नहीं रहेगी। सोच होगी बॉटम ऑफ द पिरामिड कंजम्पशन के ऊपर, और एक डेवलपमेंटल पॉपुलिज्म, डेवलपमेंट को हाथ में रख के पॉपुलिज्म जितना हो सके, ताकि एक माहौल वापस, दोनों इलेक्शन जीतना है उनको। उतनी कॉन्फिडेंस अभी मैं नहीं कहूंगा कि कॉन्फिडेंस, ये इलेक्शन भी कैसे जीते, पैसा बांटकर जीते हैं, जो महाराष्ट्र में भी आपको याद है, और थोड़ा बहुत हरियाणा में। तो मेरा मानना है कि आपको अभी इमीडिएटली पीएसयू का रिफॉर्म इस बजट में कुछ खास होगा मैं नहीं मानता हूँ। सेकंड, इवन डिफेंस के बारे में मैं थोड़ी बैरिश हूँ। क्यों? क्योंकि बॉर्डर पे अभी चाइना के साथ एक एलएसी में शांति है, और उसके साथ अभी कोई बड़ा डिफेंस में खर्चा करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को, क्योंकि अब पैसे को अलोकेट करना है मिडिल क्लास को, शायद टैक्स कट के जरिए, चाहे कुछ गिवअवेज के जरिए। तो मेरा मानना है कि पीएसयूज में एक ब्रॉड बेस्ड व्यू, जैसे सुदीप ने कहा, नहीं लेना चाहिए। मैं खास करके पीएस के अंदर एक सेगमेंट को ट्रैक करूंगा, वो है पीएसयू बैंक, क्योंकि मुझे अगर एफएमसीजी और ब्रॉडर कंजम्पशन में बजट के कारण ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट 6 मंथ्स एक बॉटम ऑफ द पीरियड में कंजम्पशन बढ़ती है, तो कैपेसिटी बढ़कर, तो प्राइवेट सेक्टर का कैपेक्स स्टोरी जो बहुत साल से, जो कहते हैं ना, वो शेर आने वाली है, शेर आने, शेर तो अभी आई नहीं है, तो शायद वो आने की उम्मीद बढ़ जाए। तो पीएसयू बैंक्स कॉर्पोरेट लेंडिंग में माहिर है। तो अगर ऐसी स्थिति दिखे कि कैपेसिटी बढ़ रही है और बॉटम ऑफ द पीरियड कंजम्पशन बढ़ रही है पहले हाफ में, तो मेरे लिए पीएसयू बैंक्स एक सबसे आगे होंगे स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में, लेंडिंग, एसएमई सेक्टर में लेंडिंग में, जो कैपिटल सप्लायर्स के लिए। तब मेरे लिए पीएसयू बैंक एक बहुत अट्रैक्टिव पिक होंगे। तो मैं ये वॉच करूंगा बजट के कुछ दिन बाद कि कैसे चल रही है स्टोरी, उसके बेस में पीएसयू बैंक्स की बात करूंगा। वैसे उसके अलावा पीएससी में प्रॉब्लम क्या है कि मेटल्स है, और मेटल्स का आउटलुक चाइना की डाउन ट्रेंड के कारण अच्छी नहीं लग रही है। तो वो पीएससी पैक में ब्रॉड बेस लेना वो भी एक
दिक्कत है, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो भी पीएसयूज है उनकी भी परफॉर्मेंस उस हिसाब से इंटरनेशनल मेटल प्राइसेस लंदन मेटल में फिक्स होते हैं, तो वो भी थोड़ा एक डाउन ट्रेंड में दिख रहा है कमोडिटी स्टॉक मेटल्स। तो ओवरऑल पीएसयू को मैं बजट के कारण बहुत पॉजिटिव नहीं देख रहा हूं। अगर बजट में कुछ अनाउंसमेंट आ जाए तो मैं व्यू बदल दूंगा, अब तक ऐसी उम्मीद नहीं रख रहा हूं मैं। चलिए, बजट एक आपके लिए बड़ा ट्रिगर होगा, जाहिर तौर पे आपने कहा भी, इसके पीछे वजह भी है और शायद बजट से काफ़ी उम्मीदें भी लोग रखेंगे। वहाँ पे अगर कुछ निकल कर आता है तो बाज़ार को एक नया ट्रिगर मिलता दिखेगा। पंकज जैन साहब, मैं आपके पास थोड़ा सा अलग सवाल लेकर आना चाहता हूँ कि जो अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग सेक्टर की बात हमने देखी, तो आपको कहीं पर अभी भी बबल दिख रहा है क्या? चाहे IPO का सेगमेंट हो, रियल्टी सेक्टर हो, कहीं पर ऐसा है कि आपको लगता है बबल है, उससे बच के रहना चाहिए? देखो लक्ष्मण जी, जो एक बेसिक फ्रॉड था, आई थिंक वो तो 2-3 महीने में पिछले में काफ़ी कम हो गया मार्केट में। जो एक जनरल फ्रॉड बन रहा था, जो एक बच के रहने वाली स्पेस है, जैसे हम अभी IPO की चर्चा कर रहे थे, उसमें क्लियरली जो एक SME एक्सचेंज पे जिस तरह के IPOs आ रहे हैं, वहाँ पर मेरे को लगता है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर्स रहेंगे वो बिल्कुल भी उसमें होमवर्क नहीं कर रहे। आई थिंक उसमें ब्लाइंडली हम देख रहे हैं कि कुछ एक सब्सक्रिप्शन छोटे छोटे इशू में 1000 गुना 2000 गुना, दे जस्ट ट्राइंग टू प्ले द पॉपअप गेम। आई थिंक वो एक काफ़ी एक चिंता वाली बात है। उसके लिए मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ NSE की तरफ से, सेबी की तरफ से एक एजुकेशन प्रेस में, मीडिया में अभियान होना चाहिए। दैट इज अ वर्ड ऑफ कॉशन। और जहां तक अभी हम जैसे PSUs या डिफेंस की बात कर रहे थे, जो ट्रम्पोनिक्स की भी बात कर रहे थे, आई थिंक एक पॉजिटिव फैक्टर, सीरियस पॉजिटिव फैक्टर जो ट्रम्पोनिक्स का हो सकता है, जिसको बहुत ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जा सकता, ही हैज बीन एग्रेसिवली परस्यूइंग कि मैं एक शांति वाला एक ग्लोब में शांति लाने की कोशिश करूंगा। व्हाट इट मींस कि जिस तरह की वॉर जो ग्लोब में चल रही है, खासतौर से यूक्रेन रशिया वॉर एंड मे बी जिस तरह की इजराइल में वॉर चल रही है, कि काफी कुछ वर्ल्ड में शांति लाने की कोशिश करूंगा। और अगर उस शांति का कोई एक इन्वर्सली अगर हम देखें जहां पर इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक डिफेंस है। जिस तरह की डिफेंस पे स्पेंडिंग हो रही थी आज पिछले 2 साल में अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द ग्लोब, आई थिंक हर कंट्री में एक दौड़ सी आ गई थी कि शायद वॉर कुड बी एट देयर डोर स्टेप। तो वो उसमें मेरे को लगता है कि एक थमाव आना चाहिए। और जैसे कि हम इंडो चाइना रिलेशंस की बात करें, सो आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स पे मैं बहुत ज्यादा अपबीट नहीं हूं। और हमें नहीं भूलना चाहिए, इन रन अप टू इलेक्शंस 2024 डिफेंस स्टॉक्स, PSU स्टॉक्स में बहुत सीरियस फ्रॉड आ गया था। वो मान के चल रहे थे कि वंस बीजेपी गेट्स इस अबाउट 330-340 सीट्स ऑफ इट्स ओन, कि पता नहीं किस तरह के मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस इस सेक्टर में आ जाएंगे, जो कि नहीं हुआ। एंड आई थिंक इट में स्पेंड सम मोर टाइम। डेफिनेटली एक ट्रेडिंग बेट बनी रहेगी। जब जब इनमें वैल्यूएशन नीचे जाएगी, आई थिंक मार्केट में बायर्स आएंगे, 10-15% की एक ट्रेडिंग बेट काइंड ऑफ बनी रहेगी। बट टू एक्सपेक्ट कि जिस तरह का एक रनअप, जिस तरह की बॉयंसी, जिस तरह का मोमेंटम इसमें अर्ली पार्ट ऑफ 2024 में देखने को मिला था, वो मेरे को लगता है कि अब आसानी से देखने को ना मिले। सो आई विल बी कॉशियस ऑन, जनरली कॉशियस ऑन डिफेंस एंड PSUs। और जिस तरह का आपने कहा कि कहां पर मार्केट में अभी भी फ्रॉड हैगा, आई थिंक फ्रॉड SME स्पेस इज वन स्पेस जहां पर मेरे को लगता है कि एक फ्रॉड काइंड ऑफ टेन विदाउट एनी काइंड ऑफ रैशनलिज्म वहां पर इन्वेस्टमेंट्स या वहां पर IPO बेट्स हो रही है, वहां पर सीरियस कॉशन की जरूरत है। बिल्कुल, आप ही के सवाल से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं दरअसल कि जिस तरह का रिटर्न पहले मिला, उस तरह के रिटर्न की उम्मीद हमें करनी भी चाहिए क्या? अगर उस तरह के रिटर्न की उम्मीद करते हैं तो कितने साल की अवधि का एक नज़रिया बना के चलना चाहिए? अनुज सिंघल सर, आपका क्या मानना है कि चूंकि हर कोई शेयर मार्केट को देखता है और लोग जो कहते हैं ना, एक दूसरे को बोल के जो मार्केटिंग करते हैं, देखो हमें तो इतना रिटर्न मिल गया जी, तुम कहाँ दूसरे भटक रहे हो, शेयर मार्केट में पैसा लगा दो, हमें तो इतना रिटर्न मिल गया जी। तो अब ये सब सुन के कोई अगर पैसा लगा रहा है तो आपको लगता है कि उतना रिटर्न मिलेगा जितना शेयर बाजार ने अभी पिछले दिनों दिया है? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, 1 साल का व्यू तो मैं नहीं ले सकता, लेकिन अगर आप कहें कि पिछले 10 साल में जितने रिटर्न मार्केट ने दिए, कि अगले 10 साल में भी उतने रिटर्न देगा मार्केट, तो वो मार्केट देगा आपको। लेकिन उतनी पेशेंस, उतनी होल्डिंग पावर, उतना डिसिप्लिन आपके अंदर होना चाहिए। फिर आप घबराहट से घबराए नहीं और बहुत ज़्यादा तेज़ी में, यूफोरिया में फंसे नहीं। अगर वो डिसिप्लिन आपके पास है तो स्टॉक मार्केट से बेटर आज भी इंडिया में कोई एसेट क्लास नहीं है। चलिए, तो घबराहट से घबराए नहीं, पेशेंस के साथ आप यहाँ पे रहें तो रिटर्न लॉन्ग टर्म में आपको मिलेगा। लेकिन जैसा कि बाकी मेहमानों ने कहा कि बहुत सारे सेगमेंट हैं जहाँ पे पोटेंशियल है,
तो आप नए साल में अगर ये प्रण ले रहे हैं, ये रेजोल्यूशन ले रहे हैं कि हम शेयर बाज़ार से अच्छा पैसा कमाएंगे और कोई गलती नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी वक्ताओं ने अपनी अपनी राय रखी, उस राय का ख्याल रखेंगे तो शायद नुकसान की संभावना काफ़ी, नुकसान की आशंका कह लें तो काफ़ी ज़्यादा कम रहेगी। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो में जुड़ने के लिए। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं और दर्शकों को भी नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ आवाज़ अड्डा को देते हैं यही विराम। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।